नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बीते कई दिनों से जो ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा है, वाया इजराइल चल रहा है, उसे लगता है कि कुछ विराम मिला है। आपको याद होगा बीते महीनों में ट्रंप ने जिस तरह के बयान दिए, ईरान को मिटाने के बयान, और उसमें एक बयान जिसने हदें पार कर दी थी कि यह रात्रि अब आखिरी रात है, कल तो इनकी सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी, सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद टाइमर चलने शुरू हो गए थे। सुबह 5:30 का भारत में इंतजार होने लगा था, अमेरिका में रात 8 का इंतजार होने लगा था कि अब ईरान पर कुछ इतना भयानक होने वाला है जिसकी कल्पना इंसानियत ने शायद, या आप और हमारी उम्र के जो लोग हैं उन्होंने शायद कभी नहीं की होगी। ट्रंप के द्वारा अक्सर यह कहा जाता था कि ईरान को सब अगर बात करनी है तो अनकंडीशनल सरेंडर की बात करें, यानी कि किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं। वार्ता का मतलब ही केवल समर्पण होगा कि लीजिए हमने सरेंडर कर दिया, इस तरह ईरान आए तो बात की जाए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका के द्वारा जितना भी एक्सट्रीम प्रेशर क्रिएट किया गया था वो असल में उसका डर ही साबित हुआ। फाइनली इजराइल, ईरान, अमेरिका तीनों मिलकर के एक सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। 2 हफ्ते की इस सीज फायर में यह तय हुआ है कि अमेरिका ईरान की सभी शर्तें मान लेगा, और उन सभी शर्तों में सबसे ऊपर बड़ी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए वो अमेरिका से या फिर जो देश उस रास्ते से निकलेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उनसे जो भी पैसा होगा वो वसूलेगा। आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि ईरान ने अपनी शर्तें अगर मनवा ही ली तो असल में वॉर कौन जीता, अमेरिका या ईरान। क्योंकि ईरान में इस समय जश्न है, लोग सड़कों पर हैं, खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अमेरिका को पूरे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है कि फाइनली ईरान ने अपनी बातें मनवा ली। तो चलिए आज कल रात से लेकर अब तक जो भी घटनाएं हुई, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको उनके सामने रखता चलता हूं। 10 सूत्रीय प्लान क्या है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका यूरेनियम एनरिचमेंट तक के लिए भी मान गया है, यानी कि ईरान अपने न्यूक्लियर के लिए, जो बम बनाने के लिए यूरेनियम है, उसको और एनरिच कर सकता है। साथ ही साथ सभी प्रकार के प्रतिबंध अमेरिका हटा लेगा। तो यह दर्शाता है कि इसमें सही मायने में अमेरिका पीछे हटा है। इसको लेकिन कहा कैसे जाएगा वो सबकी अपनी अपनी बातें हैं। आने वाले समय में आप खुद बताएंगे कि विजेता कौन, और अगर ट्रंप को यह बात समझ में आ गई कि दुनिया में उनका मजाक बन रहा है तो हो सकता है ये सीज फायर 2 हफ्ते की जगह 2 दिन भी ना चले। उन सभी कयासों पर भी आज के सेशन में जिक्र होगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और इस बीच में एक चीज और बताते हैं कि इस सीज फायर में पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बहुत से देशों ने पाकिस्तान को धन्यवाद दिया है। आज हम बताएंगे कि किस तरह से ट्रंप ने पाकिस्तान को मोहरा बनाया, किस प्रकार से इनसे खेला कि इनको क्रेडिट भी मिला और गाली भी मिली। दोनों ही बातें आज के सेशन में। लेकिन उससे पहले एक जल्दी से अनाउंसमेंट आपके साथ साझा कर लेता हूं। बीते रविवार मैंने एक वेबिनार की थी जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन रहता है। मैंने आपको उस वेबिनार में यह बताया था कि अगर आपको प्रोफाइल बनानी है, वेबसाइट्स बनानी है, तो कौन से टूल्स यूज किए जा सकते हैं, कैसे आप उस प्रोफाइल को बनाने के लिए किस तरह से अपने लिए मतलब प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हैं, यह हमने पीछे वेबिनार में सिखाया था। उस वेबिनार के बाद हमने एक सर्वे अपने उन्हीं कम्युनिटीज में कराया जिसमें यह डिमांड की गई कि आप एंड टू एंड इसे बनाने से लेकर होस्ट करना तक हमें सिखाइए। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो इस रविवार की वेबिनार में हाजिर हो जाइए। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया हुआ है, जहां पर इस रविवार को इस रविवार को होने वाली जो वेबिनार है उसका समय शाम 5 बजे होगा। उस 5 बजे वाली वेबिनार में आप शामिल हो सकते हैं, या 11 बजे गलत लिखा हुआ है। आप उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी कहानी डिटेल में सुनिए। साथियों, कल जब मैंने आपके सामने सेशन किया था तब जानकारी दी थी कि आज ईरान की काल रात्रि है, क्योंकि ऐसा माहौल बना दिया गया था अमेरिका द्वारा और इजराइल के द्वारा। इजराइल कहने लगा था कि ईरान की सारी ट्रेनें उड़ा देंगे, अमेरिका कहने लगा था कि पावर प्लांट उड़ा देंगे, ब्रिजेस उड़ा देंगे। ऐसे में इतना ज्यादा जब प्रेशर क्रिएट किया गया तो ईरान को लगने लगा था कि अब शायद कल ईरान का बहुत पिछड़ा हुआ कल होगा। दुनिया को लगने लगा था कि अमेरिका शायद इनके यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देगा। मैंने अपने सेशन में आपको बताया था कि ट्रंप ने जिस तरह के बयान दिए हैं उन बयानों के 2 ही मायने निकलते हैं, या तो हमला होगा या सीज फायर। अक्सर ट्रंप जब भी धमकी दे रहे होते हैं उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि प्रेशर क्रिएट करते जाओ सामने वाले पर, ताकि वो मान जाए कि हां आपसे हमें बातचीत करनी है। ट्रंप उस कारनामे को करते रहे, प्रेशर टैक्टिक्स अपनाते रहे। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, इधर उधर की बातें, हर तरफ बातें होती रही, और उसमें
ईरान की तरफ से बातें रही कि हम आपकी बातें केवल इस कंडीशन पर मानेंगे, ये कल ही हमने आपको बता दिया था कि आपको हमारी 10 शर्तें माननी होंगी, हम तभी सीज फायर के लिए मानेंगे, अदरवाइज आप हम पर हमला करो, हमें जो करना है हम वो करते रहेंगे। ये कल भी मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी 10 शर्तें इन्होंने अपने द्वारा रख दी थी। यानी कि ईरान के द्वारा पूरी तरह से ये तैयारियां की गई थी कि अगर सीज फायर चाहते हो तो हमारी कुछ शर्तें हैं, आपको वो माननी पड़ेंगी, अन्यथा आपको हम पर हमला करना है, पावर प्लांट उड़ाने हैं, ब्रिजेस उड़ाने हैं, उड़ा लो। ईरान ने बकायदा इस काम के लिए अपने लोगों से कहा, मैंने ये भी कल आपको अपने सेशन में बताया था कि लोगों से कहा कि सड़कों पर उतर आओ, उतर के पावर प्लांट्स की हिफाजत करो, पुलों पर जाकर खड़े हो जाओ ताकि अमेरिका तुम पर गोली ना चला सके। ये कल तक मैंने आपको बताया था। फिर क्या हुआ साथियों, जब अपना सेशन हो गया उसके बाद क्या हुआ, अब मैं आपको वो बताता हूं। तो ट्रंप ने जिस तरह की ये जानकारी दी कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दूंगा, इनके द्वारा जिस तरह की धमकियां दी गई कि पूरी पूरी सिविलाइजेशन आज रात को मर जाएगी, सिविलाइजेशन मर जाएगी, पुल खत्म होने से या फिर पावर प्लांट खत्म होने से सिविलाइजेशन अंत नहीं हुआ करती हैं, सभ्यताएं नहीं खत्म हुआ करती हैं। तो इस बयान के मायने निकाले जाने शुरू हुए। मायने निकलने लगे कि क्या अमेरिका ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देगा? न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं डालेगा तो क्या न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जहां जैसे कि बुशहर न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसके ऊपर इतना घातक हमला करेगा कि रिएक्टर में चेरनोबिल जैसा घटनाक्रम हो जाएगा। इस तरह की घटनाएं होने लगेंगी कि रिएक्टर के अंदर ही रेडिएशन लीकेज हो जाएगा और इरानियंस तड़प तड़प के मरने लगेंगे। इस तरह के कयास लगाए जाने शुरू हुए। लेकिन साथियों, ईरान ने, जो मैंने आपको कल अपने सेशन में बताया था कि ईरान के ऑफिशियल्स ने कहा है सड़कों पर निकल आओ, लोगों ने ईरान के ऑफिशियल्स की बात मानी और उतर करके वो लोग सड़कों पर चले आए और सड़कों पर चले आकर पावर प्लांट्स की हिफाजत में सड़कों पर ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए। ब्रिजेस पर, जिन ब्रिजेस को तोड़ने की अमेरिका धमकी दे रहा था, ब्रिजेस पर इस प्रकार से लोग आकर खड़े हो गए। ये दो बातें दर्शा रहा था। पहली कि ईरान के लोगों ने तय कर लिया था कि वो खुद मरने को तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को यह बताकर मरेंगे कि आप ब्रिजेस तोड़ रहे थे, हमारे लोगों के हौसले नहीं। बस ईरान के लोगों के इस जज्बे ने अमेरिका और पूरी दुनिया के अंदर एक सोच भेज दी कि लोग पूरी तरह से आज वहां बैठी सत्ता के समर्थन में हैं। अमेरिका जो कहकर निकला था कि मैं यहां का सत्ता परिवर्तन कर दूंगा, रेजिम चेंज कर दूंगा, जनता जिस तरह से निकल आई है, उन्हें यह डर ही नहीं है कि आज रात हमारी आखिरी रात होगी। उन्हें यह डर ही नहीं है कि सिविलाइजेशन को अंत करने के नाम पर इन ब्रिजेस पर जब गोलियां चलेंगी, बम फैलाए जाएंगे, बम गिराए जाएंगे, तब हम भी इन बमों के साथ साथ खत्म हो जाएंगे। यहां तक कि ईरान के राष्ट्रपति ने खुद कहा कि मैं भी बाहर आऊंगा। उन्होंने कहा कि लगभग 14 मिलियन लोग, लगभग 1.5 करोड़ लोग तैयार हो गए हैं जो पूरी तरह सड़कों पर निकलकर अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए बाहर निकलेंगे। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर, ऐसे में अगर गोला चल जाता, ये लोग मर जाते तो क्या होता? तब अमेरिका का बहुत ज्यादा दुनिया भर से विरोध होता कि दुनिया भर में जो देश अब तक चुप बैठे हैं, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप के देश हो, चाहे चाइना हो, रशिया हो, जो इस युद्ध में प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, वो इस पर खुलेआम बाहर आते, क्योंकि आम नागरिकों को मारने की परमिशन इस दुनिया में किसी भी वॉर के अंदर नहीं दी गई है। ऐसे में भारत की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है, अपने लोगों को सलाह दी जाती है कि भैया तुम लोग भी आकर के भीड़ में मत खड़े हो जाना, सलाह दी जाती है। यानी कि माहौल पूरे वर्ल्ड में बन चुका होता है कि गोला गिरेगा, बहुत दूर तक जाएगा। कुवैत ने रातों रात कर्फ्यू ऑर्डर कर दिया। मतलब दुनिया में इतना बहका माहौल था कल रात्रि का। हमारी टीम और हम पूरे रात एक्टिवेट रहे हैं। आप में से जो भी साथी हमें ट्विटर पे फॉलो करते हैं, उन्हें रातों रात अपडेट मिलते रहे हैं, सुबह भी हमें अपडेट देते रहे, इंस्टाग्राम पर भी हम आपको अपडेट देते रहे। यूट्यूब सेशन क्योंकि डिटेल में हम लेकर आते हैं, पूरी जानकारी लेकर आते हैं क्या क्या घटित हुआ। मैं अगर केवल इतनी सी बात पर कि कुवैत में लगा कर्फ्यू और मैं सेशन लेकर आ जाऊं तो आप परेशान होंगे। हम लोग पूरा की पूरा दुनिया में क्या चल रहा है, उस समय कौन क्या सोच रहा है, उसे आप तक कलेक्ट करके लाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैंने कल भी कहा था, आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपको अपडेटेड जानकारी तो वहां मिलती रहे, डिटेल सेशन आप हमारे साथ यहां सुन पाएं। आइए, ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि साहब कुवैत ने ओवरनाइट कर्फ्यू अनाउंस कर दिया। दुनिया भर के अंदर डर पैदा हो गया। इसी बीच में पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने अपनी तरफ से कहा कि सऊदी अरब आप चिंता मत करना, हम आपके मिलिट्री पैक्ट के साथ हैं। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी हो रही है? असल में हो ये रहा था कि सऊदी अरब के भी ब्रिजेस तोड़ने की बातें हो रही थी कि अगर अमेरिका ने ईरान में नुकसान पहुंचाया तो ईरान की तरफ से फोर्सेस सऊदी पर हमला करेंगी। पाकिस्तान इस बीच में सऊदी को समर्थन दे देता है, कहता है कि साहब चिंता मत करो, आज हम आपके साथ रहेंगे, ईरान अगर आप पर हमला करता है तो हम आपके साथ खड़े होंगे। शहबाज शरीफ के द्वारा
एक मैसेज लिखा जाता है प्राइम मिनिस्टर बिन सलमान को लिख करके कि साहब ऐसे ऐसे आप चिंता मत करिए, हम साथ हैं। ये कल शाम की बातें हो रही हैं, लगभग 8 बजे की बातें हो रही हैं। इसका मतलब 8 बजे तक इनको भी कुछ होश नहीं था कि चल क्या रहा है। ये मानकर बैठे थे कि आज रात्रि काल रात्रि है और सऊदी के ऊपर अटैक होगा, ये सब कुछ होता रहेगा। इस तरह से ईरान की एम्बेसी जो सऊदी अरब में है, वो अपनी तरफ से, साउथ अफ्रीका में है, वो लिखता है कि अगर हम पर हमला हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा, ये ध्यान रख लेना। इस तरह का पूरा की पूरा मोमेंटम बना हुआ है। रातों रात को B-2 बॉम्बर देखे जाते हैं आसमान में। कयास लगने लगता है कि सुबह 5:30 बजेगा और उस समय कुछ भयानक होगा। इसी बीच में अमेरिका के अंदर ट्रंप के अपोजिशन की जो नेता हैं, जो पुराना मतलब इनके सामने चुनाव लड़ी थी कमला हैरिस, उन्होंने कहा कि ट्रंप आप ये क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रेसिडेंट इस तरह से पूरे सिविलाइजेशन को बर्बाद करने की धमकी नहीं दे सकता। आपने इस युद्ध को शुरू किया, उससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई थी। आप इस युद्ध को अब रोकना चाहते हैं, उसके लिए शर्त आपने रखी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाए। तो पहले भी खुली थी, अभी भी खोल दिया जाए, तो आपने इस बीच में किया क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ईरान से युद्ध तो नहीं था, आपको युद्ध करना था सत्ता परिवर्तन के नाम पर। क्या किया आपने? आप कुछ नहीं किया। ऐसे में अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ पूरी तरह मोमेंटम बनने लगा। इजरायली लोग अलग आनंद में थे। उन्होंने बकायदा टाइमर चला रखा था कि सुबह 5:30 बजने में अब 8 घंटे बचे हैं, जैसे ही सुबह 5:30 बजेंगे हमला हो जाएगा और इस हमले के अंदर अमेरिका पूरी तरह पलट देगा। बकायदा रात भर बैठ करके चर्चाएं न्यूज चैनल्स के अंदर चलना शुरू हो रही थी। इधर के बीच में रात को ये इशाक डार बाहर निकल कर आते हैं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, कहते हैं कि साहब इजराइल वाले जो है ना, वो इस सीज फायर को होने नहीं देना चाहते, अदरवाइज तो सब कुछ बढ़िया से हो गया होता, यूएस और ईरान कर गए होते। मतलब पाकिस्तानियों को कोई खबर नहीं चल रही है, कुछ नहीं पता चल रहा है। अमेरिका अपने लेवल पर एक तरफ प्रेशर दे रहा है और दूसरी तरफ वो ईरान के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत में लगा हुआ है। इधर पाकिस्तान भी दुनिया को सूचित करता चल रहा है। ईरान ने अपनी तरफ से इस बात को सत्य मानते हुए भी कि अगर ये रात आखिरी रात होती है तो आप लोग क्या क्या करिएगा, आप लोग हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगे, रेडिएशन लीक होंगी, रेडिएशन से नुकसान ना हो इसलिए लगभग 2.25 लाख लोगों को आयोडीन की टैबलेट बांट दी गई कि रेडिएशन शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचाए। आयोडीन की टैबलेट से जो रेडिएशन है वो उस टैबलेट के माध्यम से फ्लश हो जाती हैं, तो ऐसे में बोले पहले ही गोलियां बांट दी गई। सारे की सारी तैयारियां रात भर चल रही हैं। 7 अप्रैल हो गया, 11:15 बजे का समय हो गया। ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़ करके $144 ऑल टाइम हाई, अब तक के जीवन में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का भाव पहुंच करके $144 पर बैरल तक पहुंच गया। इस बीच में फिर रात को 12:47 पर एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट में लिखा आता है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट फॉर पीसफुल सेटलमेंट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है जिसमें ये अपनी तरफ से बात लिखते हैं कि 2 वीक्स का प्रेसिडेंट ट्रंप ने डेडलाइन दिया है टू अलाउ डिप्लोमेसी टू रन ऑफ इट्स कोर्स। आई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर 2 वीक। पाकिस्तान इन ऑल सिंसियरिटी रिक्वेस्ट द ईरानियन ब्रदर्स टू ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ 2 वीक्स एज ए गुडविल जेस्चर। ये अपनी तरफ से इस बात को लिख करके 2 हफ्ते वाली लाइन को तो रात को 12:30 बजे लिखते हैं और पूरी तरह टैग करते हैं। मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अमेरिका और ईरान के लिए एक संदेश भेजा और उसमें कहा कि ट्रंप आप ईरान को 2 हफ्ते का समय दो, ईरान आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो 2 हफ्ते के लिए, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। यह पाकिस्तान का मैसेज था। सबको लगा कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की है, अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि आप शांत हो जाइए, ईरान से कहा है कि 2 हफ्ते मान जाओ भाई, 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, और ऐसा कह के पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आता है। सबको लगता है कि पाकिस्तान कितना समझदार है, ट्वीट से शांति करा रहा है। लेकिन यहां पर एक मैसेज देखने वाला था और वो था मैसेज के नीचे लिखा हुआ लास्ट एडिटेड। इसका मतलब था कि ये जो मैसेज था जो यहां लिखा हुआ था ये एडिट किया गया है। एडिट का मतलब पहले कुछ और था, जैसे व्हाट्सएप में आप एडिट कर देते हैं थोड़ी देर बाद, ऐसे ही इस मैसेज को भी एडिट किया गया था, यानी कि ओरिजिनल संदेश कुछ और था। तो ओरिजिनल संदेश क्या था वो मैं पहले ही बता देता हूं, हालांकि बाद में फिर से डिटेल करेंगे। वो ओरिजिनल मैसेज ये था कि इसके ऊपर लिखा हुआ था ड्राफ्ट मैसेज टू पाकिस्तान पीएम। इसका मतलब ये था कि ये जो संदेश आप पढ़ रहे हैं ये भी इस शहबाज शरीफ को किसी और ने लिख कर दिया था।
किसी और ने मतलब पाकिस्तान पीएम बोल रहा है तो निश्चित ही पाकिस्तान से बाहर का कोई आदमी है। अर्थात इनकी पूरी टाइमलाइन को अमेरिका चला रहा था, यानी कि शहबाज शरीफ के ट्विटर हैंडल को अमेरिका ऑपरेट कर रहा था। वो दोनों तरफ से बैटिंग कर रहा था कि पाकिस्तान से थ्रू बुलवा करके कि वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है इसलिए हम मान जा रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से खेल अमेरिका रहा था। खैर कुछ भी हो, इस बीच में खबर बाहर निकल कर आती है न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर कि साहब डील हो गई है पाकिस्तान की मध्यस्थता से और चीन पीछे खड़ा रहा है। 2 हफ्ते के लिए अमेरिका और इजराइल तैयार हो गए हैं, ईरान तैयार हो गया है। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारी चीजें निकलने देगा और अमेरिका तैयार हुआ है कि ईरान की जो शर्तें हैं वो मान लेगा। कितनी शर्तें हैं? तो 10 शर्तें हैं, उन्हें मान लिया जाएगा। सुबह 5:15 बजे, 5:30 बजे हमला होना था, 5:15 बजे मैसेज आता है और इसमें लिखा आता है कि इफेक्टिव इमीडिएटली। क्या इफेक्टिव हो गया इमीडिएटली? आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड यूएसए अलॉन्ग विद देयर अलाइज हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान एंड एल्सवेयर इफेक्टिव इमीडिएटली। मतलब हम अभी की अभी तैयार हो गए हैं, इंक्लूडिंग लेबनान के अंदर, हम लेबनान में भी सीज फायर कर रहे हैं और कहीं पर भी अगर सीज फायर की आवश्यकता होती है तो हम वहां पर इफेक्टिव सीज फायर की घोषणा करते हैं। तो लेबनान के साथ साथ ईरान में भी अब हमले अमेरिका और इजराइल नहीं करेंगे। यह बात इन्होंने इफेक्टिव इमीडिएटली कहकर के लिख दी और इन्होंने इस बात के लिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 10 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि पाकिस्तान में होंगे और अगली वार्ता के लिए तैयार होंगे और आपस में रास्ता निकालेंगे कि क्या कुछ चलेगा। इस बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा, अमेरिका जो चाहता था उसे पूरा कर दिया जाएगा और साथ ही साथ यहां पर ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का एक प्लान भेजा है, उस प्लान को अब अमेरिका मान जाएगा। यह बात पता कहां से चली कि 10 पॉइंट का प्लान है? तो ट्रंप ने खुद इस ट्वीट को सुबह 4 बजे किया और कहा कि आई होल्ड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस बीइंग सेंट टुनाइट टू ईरान। मैं अपनी फोर्सेस को जो ईरान जाने वाली थी उन्हें रोकता हूं और उन्हें रोक करके इमीडिएटली कहता हूं कि आप रुकें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलने दें। मैं सस्पेंड करने के लिए तैयार हो गया हूं बॉम्बिंग की, अब मैं बॉम्ब नहीं गिराऊंगा, अटैक नहीं करूंगा अगले 2 हफ्ते तक ईरान के ऊपर और यह डबल साइडेड सीज फायर होगा। The reason for doing so is that we have already met and exceeded all military objectives. जो हम चाहते थे वो हम हमारा सारा मकसद पूरा कर चुके हैं। साथ ही साथ वी रिसीव्ड ए 10 पॉइंट प्रपोजल फ्रॉम ईरान। हमें 10 सूत्रीय प्रपोजल मिला है ईरान की तरफ से एंड बिलीव इट इज ए वर्केबल बेसिस ऑन विच टू नेगोशिएट। और इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। इसके साथ साथ 2 वीक का पीरियड दिया गया, 10 अप्रैल का समय डिसाइड हुआ, यानी परसों के दिन पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आएंगे और बातचीत करेंगे। इस बीच में आपके दिमाग में एक सवाल बनने लगा होगा कि पाकिस्तान ने तो ग्रेटनेस दिखा दी। असल मायने में यह काम सारा पहले कतर में होता था, लेकिन कतर इस बार खुद गोले खा रहा था। इन पूरे देशों के नजदीक एक पाकिस्तान ही था जिस पाकिस्तान के पास में गोले खाने की क्षमता नहीं थी, या फिर मैं यह कहूं कि पाकिस्तान ही था जिसके पास में ये सारी की सारी स्थितियां पैदा हो रही थी। पाकिस्तान के पास ही बम ना गिरने की स्थितियां बनी थी। कोई बात नहीं साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने यह सारा काम अनाउंस कर दिया। ट्रंप ने अनाउंस किया, इस बात पर ईरान का भी ट्वीट आया और उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमारी जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने 2 हफ्ते के सीज फायर को परमिशन दे दी है। कंडीशन साफ है कि हम 10 पॉइंट्स का, पहले हमने 15 पॉइंट प्रपोजल बनाया था, अब हमने 10 पॉइंट का प्रपोजल बनाया है। उस प्रपोजल को अमेरिका मानने को तैयार हो गया है, इसलिए हम लोग मानने को तैयार हो गए हैं। ये जो सैयद अब्बास अरागची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, इनके कहे हुए बयान को एज इट इज ट्रंप ने अपने द्वारा स्क्रीनशॉट लेकर ट्रुथ सोशल, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का अपना सोशल मीडिया सिस्टम है, उस पर एज इट इज पोस्ट किया और कहा कि देखो ईरान वालों ने भी कह दिया है कि वो मान गए हैं, उनकी जो सुप्रीम लीडर काउंसिल है उसने इस बात को स्वीकार कर लिया है। अब सबके दिमाग में 2 चीजें चलने लगी कि शर्तें ईरान ने रखी, अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहता था, शर्तें मानी गई अमेरिका के द्वारा। इसका मतलब जो शर्तें रखता है वो विजेता होता है। भाई विजेता ही तो शर्त रखता है ना कि तुमको अब ये शर्त दी जा रही है तब तुम्हें मारना छोड़ेंगे। तो ऐसे में ईरान ने शर्तें दी हैं अमेरिका को, तो इसका मतलब अमेरिका जीत गया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का पीआर चलना चालू हुआ। कैरोलिना लेविट बाहर निकल कर आती हैं, वो कहती हैं वाह ट्रंप, आपने पहले ही कहा था मैं 40 दिन में युद्ध रोक दूंगा। ये उनकी खुद की पर्सनल प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तारीफ में पुल बांध दिए कि ट्रंप जीत गए हैं। अमेरिका ने इसे अपनी जीत करार दिया, लेकिन ऑन व्हाट बेसिस किसी को समझ नहीं आया। इनके जितने भी चहेते थे वो लोग कहने लगे कि हम जीत गए हैं। ईरान ने कहा बिल्कुल आप ही जीते होंगे, हमने 10 पॉइंट रखे थे, उन 10 पॉइंट को
सुन लो, दुनिया वालों डिसाइड कर लो कि जीता कौन। पहला पॉइंट रखा था कि कोई भी हमला हम पर नहीं होगा, नंबर 1। नंबर दूसरा, आप हमारा जो ईरान का कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, उसको बनाए रखोगे, कोई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं करेगा, हम करेंगे। नंबर तीसरा, हम यूरेनियम एनरिच करेंगे, इसको आप रोकेंगे नहीं। ईरान की एम्बेसी जो मलेशिया में है उसने पोस्ट किया है ये एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, जिसको खत्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल आए थे, बोले हम जारी रखेंगे। साथ ही साथ हमारे ऊपर सभी प्राइमरी सैंक्शंस हटाए जाएंगे। सोचो, ट्रंप पिछले कार्यकाल में काटसा लगाए थे इनके ऊपर, हमारे ऊपर सभी सेकेंडरी जो सैंक्शंस हैं, मतलब अगर ईरान से तेल भारत खरीद रहा है तो कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा उन देशों पर, ना हम पर, ये सारे सैंक्शंस आप हटाओगे। इसके साथ साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे हैं वो सब हटाओगे। साथ ही साथ आईएईए जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके जो गवर्निंग काउंसिल्स रेजोल्यूशंस हैं उनको रद्द करोगे। साथ ही साथ हमारा जो नुकसान हुआ है उसका आप पैसा दोगे, कंपनसेशन आप हमें पे करोगे। साथ में अमेरिका की जितनी भी फोर्सेस हैं गल्फ कंट्रीज में, उन्हें यहां से हटाओगे, इन क्षेत्रों से उन्हें पीछे लेकर जाओगे। और तो और आप इस पूरी की पूरी लड़ाई को रोकते हुए लेबनान पर भी हमला नहीं करोगे, ये पॉइंट है। अब मुझे ये बता दो, हमला नहीं करोगे ये एक शर्त, यूरेनियम एनरिचमेंट करोगे दूसरी शर्त, बड़ी शर्तें। तीसरा, जितना नुकसान हमारा हुआ है सारी भरपाई करोगे, हम पर लगे सारे प्रतिबंध हटाओगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल बना रहेगा, इसे आप मानोगे, लेबनान पर हमला नहीं करोगे। ये शर्तें ईरान ने रखी हैं अमेरिका के सामने, और अमेरिका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, ट्रंप ने खुद इस बात को मेंशन किया है कि 10 पॉइंट का प्रपोजल हमें मिला, 10 पॉइंट का प्रपोजल हमें मिला जिस पर हम एग्री करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर के ईरान की शर्तें थी, अमेरिका मान रहा था, तो विजेता ऑब्वियसली यहां पर ईरान प्रतीत हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान को विजेता बनाकर ट्रंप जिंदा तो नहीं रह सकते, उनके तो जीत की बीमारी है, उन्हें तो दुनिया में लगता है कि शांति उनकी वजह से आई है। I'm sorry। तो ऐसे में अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो क्या ट्रंप को ये सारी बातें जब पब्लिकली सबके सामने आ गई हैं, ये पता चलेगा तो वो मान जाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सीज फायर वाकई में 2 हफ्ते चलेगा भी, या फिर ट्रंप ने फिर से टाइम बाय कर लिया 2 हफ्ते का कि 2 हफ्ते तक हम गोला गाली नहीं चलाएंगे। ये सारी बातें यहां निकलकर आती हैं। ठीक है साहब, ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमले रोकने के अपनी तरफ से आदेश जारी किए, कहा कि अब ईरान 2 घंटे के बाद में किसी भी देश पर कोई हमला नहीं करेगा। बाकायदा ईरान के लोग इस बात का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरे, तस्वीरें निकलकर आई, तस्वीरों में साफ था कि ईरानियंस बड़ी तरीके से खुश हैं और अपनी तरफ से वो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अपनी कामयाबी को जीत डिक्लेयर कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे अपनी तरफ से लिखते हुए कहा कि एक बिग डे फॉर वर्ल्ड पीस, दुनिया में शांति स्थापित हो गई है, हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दी है। ट्रंप की इस जीत को लोगों ने अपनी अपनी तरीके से लिया। सबने, ईरानियन टीवी ने सबसे पहले इसको ऐसे लिखा कि ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया है ईरान की कंडीशंस को युद्ध खत्म करने के लिए। बाकायदा ईरान की एम्बेसी मलेशिया, इन सब ने ईरान द इनडोमिनेटेबल, साथ में अनकंडीशनल सरेंडर टू एक्सेप्टिंग ऑल ईरानियन टर्म्स, ये पूरी तरह से बातें लिखी गई। यानी कि ईरान ने हर जगह एक ही बात फैलाई कि साहब ट्रंप, आपने हमारे प्रपोजल मान लिए हैं, ट्रंप हमारे सामने झुक गए हैं। हर तरफ से एक ही खबर आप, और फिर खमनेई के पुराने ट्वीट निकलकर आने शुरू हुए कि हम एनिमी को घुटने पर ले आएंगे। तो ईरान की जो एम्बेसी इंडिया में है उसने कहा कि आपने हमें सिखाया था, हमने कर दिखाया। ट्रंप को तस्वीरों में एक शांति झंडे के साथ दिखाया गया। एक लीगो वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया गया कि ईरान की जीत कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी बताई गई कि बोले ट्रंप ने जब धमकी दी ना कि हम ऐसा कर देंगे, ईरानियंस तैयार हो गए थे कि ठीक है आप आओ, गोला मारो, पावर प्लांट फोड़ो, ब्रिजेस तोड़ो, रेल बंद कर दो, सब कर दो, लेकिन इसके बदले में आपने जितने भी देशों के अंदर पैसे लगवाए हैं, मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, यूएई है, सऊदी है, बहरेन है, कुवैत है, ओमान है, इन सब में हम इतने हमले करेंगे कि ये असल मायने में स्टोन एज में चले जाएंगे। हमारे इन हमलों से उन देशों के अंदर बिजली, उनकी कनेक्टिविटी, उनका पानी, उनके अंदर आई हुई विदेशी कंपनियां, उन सबको हम बर्बाद कर देंगे। तो ईरान की तरफ से असल मायने में इस वीडियो के माध्यम से अमेरिकियों के मन में और गल्फ कंट्रीज के दिमाग में यह डर भरा गया कि हम पर हमला हुआ, समझ में आएगा, लेकिन बदले में जो हम करेंगे उसको शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और यही सबसे बड़ा प्रेशर अमेरिका की नजर में बनकर आया, ट्रंप की नजर में बनकर आया कि वो इस युद्ध में लगातार हार रहे हैं। पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हार गए और बाद में कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम एशिया के अंदर जो उसके देश मित्र राष्ट्र हैं वो उन्हें हार जाएं। बस इन्हीं की चिंता ट्रंप को सताने लगी। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी करके दिखाया कि हम कौन सी जगह गोला मारेंगे, हम कहां पर अमेरिकी ठिकानों को या फिर बड़ी रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचाएंगे। ये सारी की सारी बातें ईरान को
बिल्कुल नेगोशिएट करने की टेबल पर लाकर खड़ी कर दी। इसी वजह से ट्रंप के बारे में मजाक बनते हुए लिखा गया, जब ट्रंप ने युद्ध शुरू किया था तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली थी। आज जब वो ओपन करने की बात कर रहे हैं, वो असल मायने में सीज फायर के माध्यम से इसे ओपन करवा रहे हैं, लेकिन इस बीच में अमेरिका बहुत कुछ दे चुका है। सब तरफ से अब धन्यवाद का समय था। लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया। पहले यूके निकल कर आया, शाबाशी दी कि बहुत बढ़िया हो गया, सीज फायर हो गई। फिर जर्मनी के चांसलर निकल कर आए, धन्यवाद दिया, और साथ में पाकिस्तान को धन्यवाद दिया कि चलो भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा किया, आपने मध्यस्थता कराई, सीज फायर करा दिया। सब तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, इवन ईयू चीफ की तरफ से पाकिस्तान को धन्यवाद दिया गया कि आपने शांति करा दी। तो टेक्निकली पाकिस्तान ने बिचौलिए का काम किया, लेकिन बिचौलिया था या दलाल था, यह बात तो हम भारतीय जानते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? असल मायने में ये जो लास्ट एडिटेड वाला पॉइंट था ना, इसको जब आप जाके चेक करोगे तो पता चलेगा इस ट्वीट में कुछ गड़बड़ थी। गड़बड़ ये थी कि इस ट्वीट के ऊपर ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स करके लिखा गया था। मतलब क्या हुआ, शहबाज शरीफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस लाइन को एज इट इज डाल दिया था, वो हटाना भूल गए थे। उनका हैंडलर रात को सेट होकर के भूल गया कि मुझे ये लाइन हटानी है, तो उन्होंने इस मैसेज के ऊपर से इस वाली लाइन को नहीं हटाया जो अमेरिका से उनको दी गई थी। अमेरिकी लाइन लिखी रह गई। बाद में उन्हें ट्रोलिंग होने पर याद आया कि अरे हमने तो लाइन लिख दी, ट्रंप ने जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन हमने ये सारी की सारी लाइन एज इट इज क्यों लिख दी? तो उन्होंने इसको एडिट किया और हटाया। आधा घंटे में हटाने का ऑप्शन होता है, इन्होंने इसको हटाया, और जब ये हटाया तो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। फोर्ब्स ने खुद इस बात को लिखा और कहा कि पाकिस्तान प्लीड टू ट्रंप ड्राफ्ट ऑन एक्स पोस्ट लुक स्क्रिप्टेड बाय समवन एल्स। मतलब कि जो शहबाज शरीफ ने लिखा वो किसी और के द्वारा लिखा गया संदेश था, यह बात निकल कर आ गई। और फिर सोशल मीडिया पर इनकी प्रॉपर ट्रोलिंग शुरू हुई पाकिस्तानियों की कि आपके द्वारा जो किया गया काम है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इटसेल्फ में शहबाज शरीफ के इस रवैये पर कहा गया कि इनके पास जो ड्राफ्ट था, असल में इनका ट्विटर हैंडल अमेरिका चला रहा था और इनको मध्यस्थता के नाम पर पता कुछ भी नहीं था और पाकिस्तानियों को केवल यूज किया जा रहा था। खैर, कुल मिलाकर पाकिस्तान के पीएम के मैसेज को लेकर के जो बात खुलकर आई वो यही थी कि फिर से पाकिस्तान ने दलाली की है, जो हम भारतीयों के द्वारा कहा जाता है कि ट्रंप ने इनका इस्तेमाल किया। और हमारे जयशंकर साहब पहले भी बोल चुके हैं कि शहबाज शरीफ ने जो कारनामा किया है वो असल में दलालों वाला है। पर कोई बात नहीं, पाकिस्तान की वजह से अगर मिडिल ईस्ट में शांति आती है, पश्चिम एशिया में शांति आती है, तो सबके लिए अच्छा है। लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और निकल कर आई। कहानी यह थी, अभी थोड़ी देर पहले यह न्यूज बाहर आती है कि इस पूरी सीज फायर कैंपेन में असल में चाइना खड़ा था पीछे पाकिस्तान के। आपको याद होगा पिछली बार जब इजिप्ट से, सऊदी से और यहां से तुर्की से विदेश मंत्री पाकिस्तान आए थे, तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार उड़ करके हवाई जहाज से वांग वी से मिलने के लिए चाइना गए थे। चाइना ने असल में ईरान के साथ में यह मध्यस्थता की है, यह ट्रंप ने एक्सेप्ट किया है। मैंने आपको उन दिनों भी बताया था, यह रिचर्ड निक्सन वाला पूरा ट्रेट है जो एज इट इज फॉलो किया जा रहा था। जब मैंने आपको मैडमैन थ्योरी बताई थी, मैंने कई टीवी इंटरव्यूज वगैरह सब में यह बात को रखा था कि यह कहानी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो एज इट इज फॉलो हो रही है। तो एज इट इज ये काम अब चाइना की मध्यस्थता से हुआ। अमेरिका खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। कुल मिलाकर चाइना ने ईरान को समझाया होगा कि आप अभी विनर पोजीशन में हो, मान जाओ। कुल मिलाकर ट्रंप का झुकना आपके लिए बड़ी उपलब्धि होगा। कुल मिलाकर के ये सारा काम ये ट्रंप ने खुद ने स्वीकार किया है कि हां, चाइना के बारे में सुना है कि उसने हमारे लिए मध्यस्थता की थी। पर क्या यह मध्यस्थता चल पाएगी, अब यह दूसरा सवाल है। तो इसका जवाब सुनिए। पहला, इजराइल ने साफ इनकार कर दिया है कि वो लेबनान पर हमले नहीं रोकेगा, और तो और इस युद्ध में उसने 10% लेबनान के हिस्से को लगभग खाली करा लिया है, उस पर कब्जे कराने की स्थिति में पहुंच गया है। तो लेबनान में संघर्ष जारी रहेगा, इजराइल ने बोल दिया है। इसका मतलब इन 10 शर्तों में से एक शर्त तो पहले ही टूटती हुई दिख रही है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से साफ लिखा आ गया कि लेबनान की शर्त हम मानने वाले नहीं है। शर्त नंबर 10 पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो गई है। हवा में उड़ती हुई मिसाइलें अभी से देखी जानी शुरू हो गई हैं। तो कुल मिलाकर के इस बात पर पहला सवाल तो इजराइल का समझ में आ गया। दूसरा, इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध होना शुरू हो गया। क्यों? कि नेतन्याहू, युद्ध तुमने शुरू करवाया, तुमको ही नेगोशिएशन टेबल पर नहीं बिठाया, अमेरिका और इजराइल मिलकर कर लिए, युद्ध तो तुम लड़ रहे थे। तो अपोजिशन के जो नेता हैं यायर लैपिड, उन्होंने नेतन्याहू से कहा तुम क्या किए, फिर तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं हो रही, जबकि सब कुछ तुमने किया है। तो बेटा इसका मतलब तुम नेता अच्छे नहीं हो। इसमें नेतन्याहू फिर से गोलाबारी करेंगे और कोई ना कोई कारण देंगे। दूसरा जो पॉइंट है जिसमें कि शर्त में लिखा गया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट होने दिया जाएगा, पॉइंट क्या है कि असल में अमेरिका जो है वो यूरेनियम को लेकर एक लाइन बोला है कि यूरेनियम अमेरिका संभाल लेगा। असल में ईरान ने जो शर्तें लिख कर दी वो उर्दू में लिख कर दी। ट्रांसलेशन जो अंग्रेजी में हुआ वो यूरेनियम एनरिचमेंट में इन्होंने अंग्रेजी में करके इस तरह से समझ लिया कि अब अमेरिका यूरेनियम संभाल लेगा, यानी कि शब्दों में खेला हो गया। शब्दों में खेला मतलब ईरान चाहता है कि यूरेनियम उसी के पास रहे, अमेरिका को लगता है कि ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार हो गया है।
अब जो सच है वो आपको अगले 2 हफ्ते में पता चल ही जाएगा। क्या युद्ध वाकई में रुका या फिर ये फिर से जारी रहा? आपको क्या लगता है, क्या ये सीज फायर रहेगा? अगर आपका जवाब हां है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में हमने आपको वेबिनार का लिंक दिया है। अगर आप डिटेल 1 to 1 सीखना चाहते हैं, स्टेप्स जो हमने पिछले वेबिनार के अंदर सिखाए थे उनको कंप्लीट करते हुए देखना चाहते हैं, तो इस बार वेबिनार ज्वाइन करिए। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। बहुत बहुत धन्यवाद।